गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम बीए प्रथम वर्ष की पहली पुस्तक भौतिक भूगोल का एक सेक्शन शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेटोलॉजी जिसे हम हिंदी में कहेंगे जलवायु विज्ञान। जलवायु विज्ञान। तो आज हम इस लेसन में जलवायु विज्ञान का अध्ययन करेंगे, क्लाइमेटोलॉजी का अध्ययन करेंगे। मित्रों, पहले हम देखते हैं भूगोल क्या है। भूगोल की एक शाखा का अध्ययन करने से पहले इस बात का हमें ध्यान होना जरूरी है कि भूगोल क्या है। मित्रों, भूगोल पृथ्वी का अध्ययन है। किसका अध्ययन है? द स्टडी ऑफ अर्थ। पृथ्वी का अध्ययन है। किस दृष्टिकोण से हम इस पृथ्वी का अध्ययन करते हैं? मानव निवास के रूप में। किसके रूप में? मानव निवास के रूप में। इसका मतलब यह हुआ कि भूगोल के अंदर या भूगोल में मानव निवास के रूप में पृथ्वी का अध्ययन किया जाता है। या हम यूं कह सकते हैं कि पृथ्वी पर पाई जाने वाली स्थानिक विभिन्नता, पृथ्वी पर पाई जाने वाली स्थानिक विभिन्नता, स्पेशियल डिफरेंशिएशन जो पाया जाता है, स्थानिक विभिन्नता जो पाई जाती है, या यूं कह सकते हैं डिस्पैरिटी जो देखने को मिलती है हमें भूगोल पर। जैसे कि किसी क्षेत्र में पर्वत है, किसी क्षेत्र में पठार है, कहीं पर मैदान है, कहीं पर झीलें हैं। तो इस प्रकार का हमें पृथ्वी पर जो भूदृश्य देखने को मिलता है, जो हमें लैंडफॉर्म देखने को मिलती है, जो स्थल रूप हमें देखने को मिलते हैं, इनमें जो विभिन्नताएं पाई जाती है, ये पर्वत है तो ऊपर से ये शंकुनुमा या तीखा होगा, अधिक ऊंचाई होगी। पठार है तो ये ऊपर से समतल होगा। मैदान है तो इसकी ऊंचाई कम होगी और समतल होगा। झील है तो ये इसकी गहराई में होगी। तो जो इनके भौतिक विशेषताओं में जो विभिन्नता पाई जा रही है, इन विभिन्नताओं का, इन स्थानिक विभिन्नताओं का वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? भूगोल। कौन से दृष्टिकोण से? वैज्ञानिक दृष्टिकोण से। यूं नहीं कह सकते कि ये पर्वत किसी दैवीय शक्ति के कारण ऊपर उठ गया, ये पठार है किसी दैवीय शक्ति के कारण सपाट हो गया। ऐसा नहीं। हमें किस दृष्टिकोण से पढ़ना है? साइंटिफिक अप्रोच से पढ़ना है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हमें अध्ययन करना है। किसका? पृथ्वी का। किसके हिसाब से? मानव निवास के रूप में। इट मीन्स भूगोल में मानव निवास के रूप में पृथ्वी का अध्ययन किया जाता है तथा इसमें पृथ्वी पर पाई जाने वाली स्थानिक विभिन्नताओं का वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हम अध्ययन करते हैं। यह बात हो गई भूगोल की। अब भूगोल की बात पढ़ने से आगे हम देखेंगे कि भूगोल की विभिन्न शाखाएं हैं। भूगोल में हम स्थल मंडल का भी अध्ययन करते हैं, जिसे जियोमॉर्फोलॉजी कहते हैं। इसमें हम क्या कर? जियोमॉर्फोलॉजी, स्थल विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद में हम जलवायु का अध्ययन करते हैं तो इसे क्लाइमेटोलॉजी कहते हैं। इसके अलावा हम जलीय भाग का अध्ययन करते हैं, जलमंडल का, उसे हाइड्रोस्फीयर या जल विज्ञान कहेंगे। हाइड्रोस्फीयर या हाइड्रोलॉजी कहेंगे, जल विज्ञान कहेंगे। इसके अलावा हम जैव मंडल का भी अध्ययन करते हैं जो बायोजियोग्राफी में आती है। बायोजियोग्राफी, जिसके अंदर मुख्य रूप से हम एनवायरनमेंट का अध्ययन करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे भूगोल का एक शाखा जिसका नाम है क्लाइमेटोलॉजी। अब हमें यह ध्यान देना होगा कि आखिर क्लाइमेटोलॉजी को क्यों पढ़ें, क्लाइमेटोलॉजी है क्या। ये जो पृथ्वी है
इस पृथ्वी के चारों ओर एक वायु का कंबल बना हुआ है, एक शेड बनी हुई है, एक आवरण बना हुआ है विभिन्न प्रकार की गैसों का या वायु का आवरण। पृथ्वी के चारों ओर व्याप्त वायु के आवरण को हम क्या कहेंगे? वायुमंडल। इसे क्या कहते हैं? वायुमंडल। यह वायुमंडल विभिन्न गैसों से, धूल के कणों से और जल वाष्प से मिलकर बना होता है। इस वायुमंडल में घटित होने वाली विभिन्न घटनाओं का हम जिस भूगोल की जिस शाखा के अंदर अध्ययन करते हैं वो है क्लाइमेटोलॉजी, जलवायु विज्ञान। अब हमें यह ध्यान देना होगा कि जलवायु विज्ञान का क्या महत्व है, या मानव दृष्टिकोण से या भूगोल के दृष्टिकोण से हम इसे क्यों पढ़ें। मानव को प्रभावित करने वाले या मानव जीवन को प्रभावित करने वाले जितने भी चर हैं उनमें जलवायु का महत्वपूर्ण योगदान है। यूं कह सकते हैं कि जलवायु मुख्य भूमिका में है, या जलवायु का अपना विशेष योगदान है, जलवायु का अपना विशेष रोल है, स्पेशल रोल है। इसलिए हमें जलवायु को पढ़ना आवश्यक है। अब हम देखेंगे कि जलवायु किस प्रकार से प्रभावित करती है। इससे पहले हम देख लेते हैं कि जलवायु में क्या क्या शामिल करेंगे, या जलवायु के कौन कौन से कारक है। जैसे वायु का तापमान, वायु में जल की मात्रा जिसे हम आर्द्रता कहेंगे, जल वायु में जो दाब है जिसे हम वायु दाब कहेंगे। इसके अलावा चक्रवात की जो घटनाएं घटती है, बादल है, वर्षा है, इसके अलावा वायुमंडलीय परिसंचरण, ये सब जलवायु के कारक कहलाते हैं, जो कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार से मानव जीवन को प्रभावित करते हैं। जैसे जलवायु मानव को रहन सहन को प्रभावित करती है, मानव के ग्रहों के प्रकार मतलब घरों के प्रकार को प्रभावित करती है, यह हमारे खान पान को प्रभावित करती है, यह हमारे वस्त्र के प्रकार को या वेशभूषा को प्रभावित करती है, यह हमारे व्यवसाय को प्रभावित करती है, यह हमारे मांग आपूर्ति चक्र को प्रभावित करती है, यूं कह सकते हैं उत्पादन को प्रभावित करती है, यह हमारी शारीरिक और बौद्धिक क्षमता को प्रभावित करती है, शारीरिक एवं बौद्धिक क्षमता को प्रभावित करती है, या किसी देश के विकास के स्तर को प्रभावित करती है। देखते हैं कैसे। जैसे रहन सहन, जलवायु के कारक, जहां तापमान अधिक है, जहां आर्द्रता अधिक है, इसका मतलब जहां तापमान और आर्द्रता दोनों अधिक होती है, ऐसा क्षेत्र बड़ा उमस भरा होता है और वो रहने योग्य नहीं होता। इसलिए यहाँ का रहन सहन, और जहाँ तापमान कम और आर्द्रता कम, जैसे ठंडे प्रदेश है या शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश है, वहां के रहन सहन के स्तर में फर्क दिखेगा हमें। कुछ लोग जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में रहते हैं, जो कंदमूल इकट्ठा करते हैं, यायावरी जीवन जीते हैं, उनका रहन सहन, और जो लोग विकसित नगरीय प्रदेशों में रहते हैं वहां के रहन सहन में भिन्नता देखने को मिलती है। घरों के प्रकार, जैसे मरुस्थलीय प्रदेशों में, जैसे राजस्थान के मरुस्थल में पहले मकान कच्ची मिट्टी के बनाए जाते थे, क्योंकि यदि मकान पक्की मिट्टी से बनाया जाए या मकान पक्के बनाया जाए या पत्थर से बनाया जाए तो वो सूर्य तप को अधिक अवशोषित करेंगे और दिन में मकान के अंदर रहने वाले लोगों का जीवन दुर्भर हो सकता है, क्योंकि मकान का तापमान बहुत अधिक बढ़ सकता है। इसलिए वो गोबर से या मिट्टी से लेप कर जो मकान बनाते हैं, उसका लॉजिक ये है। दूसरा, जो बर्फीले क्षेत्र है वहां के मकान का जो छत होती है वो शंक्वाकार होती है, क्योंकि जब बर्फबारी होती है तो इन शंक्वाकार सिरों से होकर बर्फ नीचे की तरफ आ सकती है।
या जहां अधिक बारिश होती है वहां पर मकानों की छत है वो भी इस प्रकार से शंक्वाकार होती है, लेकिन जब बारिश कम होगी वहां पर छत इस प्रकार से समतल होगी। या यूं कह सकते हैं कि जहां पर गर्मी अधिक है वहां पर मकान के दरवाजों की खिड़कियां अधिक होगी, और जहां पर सर्दी अधिक है वहां पर खिड़कियां कम होगी या मकान बंद होगा। तो ये हमारे घरों के प्रकार या ग्रहों के प्रकार को निर्धारित करता है। जलवायु हमारे खान पान को, जैसे उष्ण कटिबंध में रहने वाले लोग हैं वो ठंडी चीजें पसंद करेंगे, जबकि ठंडे प्रदेशों में रहने वाले लोग हैं वो गर्म चीजें पसंद करेंगे। या यूं कह सकते हैं कि शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में या शीत प्रदेशों के अंदर लोग अपने शरीर के तापमान को बनाए रखने के लिए मांसाहार का भक्षण कर सकते हैं, लेकिन यह स्थिति उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में रहने वाले लोगों के लिए भौगोलिक रूप से या जलवायु रूप से आवश्यक नहीं है। ये हमारे वस्त्रों के, जैसे उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में जहां पर सूर्य वर्ष भर सीधा पड़ता है 0 डिग्री के आसपास, इन प्रदेशों में सूती वस्त्रों की मांग अधिक होगी, जबकि जो ठंडे प्रदेश है जहां बर्फ ज्यादा गिरती है वहां पर ऊनी वस्त्रों की मांग अधिक होगी। इसलिए ये हमारे वस्त्र के प्रकार को प्रभावित करती है जलवायु। जहां पर बहुत अधिक उमस होती है, तापमान और आर्द्रता अधिक है, जैसे उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र जहां पर कालाहारी की बुश्मेन जनजाति निवास करती है, ऐसे क्षेत्रों में लोग नग्न अवस्था में भी रहते हैं, क्योंकि वहां पर सूती कपड़े भी, जो थोड़े बहुत पतले कपड़े हैं, वो भी शरीर के लिए कष्टकारी होती है, इसलिए कुछ लोग नग्न अवस्था में भी रहते हैं। तो ये कौन निर्धारित कर रहा है? ये हमारी जलवायु निर्धारित कर रही है हमारे व्यवसाय को। जैसे हमारी जलवायु शीतोष्ण कटिबंधीय है या शीत कटिबंधीय है, तो यहां पर डिब्बाबंद मछली का व्यापार हो सकता है, यहां पर मांस का व्यापार हो सकता है। लेकिन उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में मांस या मछली का उत्पादन कम होगा या पैदावार कम होगी या व्यवसाय कम होगा, क्योंकि उनकी मांग इन क्षेत्रों में नहीं है, क्योंकि यहाँ की जलवायु बहुत अधिक कष्टकारी या गर्मी वाली है। तो वो यदि मांस और खाएंगे तो और ज्यादा गर्म होगा शरीर। इसलिए ये हमारे व्यवसाय को, मांग और आपूर्ति को, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मांग और आपूर्ति को किस प्रकार से जलवायु प्रभावित करती है। जैसे मैंने कहा अभी यहाँ पर वस्त्र में कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में किन की मांग होगी? सूती वस्त्रों की, जबकि शीतोष्ण या शीत कटिबंधीय क्षेत्रों में ऊनी वस्त्रों की मांग होगी। तो मांग को किसने प्रभावित किया? जलवायु ने प्रभावित किया। आपूर्ति, आपूर्ति में उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में होने वाली फसलें शीतोष्ण या शीत कटिबंध में नहीं होगी ना, इसलिए आपूर्ति भी कौन निर्धारित कर रहा है? किस क्षेत्र में कौन सी फसल का उत्पादन होगा, ये डिसाइड कौन कर रहा है? जलवायु कर रही है। इसलिए जलवायु रहन सहन को, ग्रहों के प्रकार को, खान पान को, वस्त्र को, व्यवसाय को, मांग और आपूर्ति को भी प्रभावित करती है। इसी के साथ ये शारीरिक और बौद्धिक क्षमता को भी प्रभावित करती है। कैसे? जैसे उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, विश्व रेखीय क्षेत्र है, वहां पर तापमान अधिक और आर्द्रता अधिक होने के कारण वहां पर जीवन जीना बहुत अधिक कष्टकारी होता है। इसलिए वहां का मनुष्य काम करने से जल्दी थक जाएगा या उसे आलस्य आ जाएगा। इसलिए हम यहां कह सकते हैं कि यहां पर काम करने की जो स्थितियां हैं वो अनुकूल नहीं है। जबकि शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में जहां पर लगभग तापमान सम बना रहता है, ये मानव के कार्य करने की दशा को लंबे समय तक बिना थकाए हुए रख सकता है। इसलिए शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की जो क्लाइमेट है वह यहाँ के शारीरिक कार्य करने की क्षमता को बढ़ाएगी। इसके अलावा बौद्धिक क्षमता को भी बढ़ाएगी, क्योंकि मानसिक रूप से मनुष्य यहाँ पर थकान महसूस नहीं करेगा। अब हम देखेंगे विकास को, किस प्रकार से जलवायु विकास को प्रभावित करती है। आपने देखा होगा उत्तर दक्षिण संघर्ष, उत्तर उत्तर संघर्ष, दक्षिण दक्षिण संघर्ष, या यूं कह सकते हैं कि विकसित विकासशील देशों के बीच में, ये तो सब सुने होंगे, विकसित वर्सेस विकासशील। ये जो ग्लोब है
इस ग्लोब में ये 0 डिग्री के आसपास का क्षेत्र, ये कर्क रेखा, ये मकर रेखा, कर्क मकर, आर्कटिक वृत्त, ये हो गया अंटार्कटिक वृत्त। तो मित्रों ये कर्क रेखा और मध्य मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र है, यहां पर दुनिया के विकासशील या अल्प विकसित या जो गरीब देश है वो इस क्षेत्र में है ज्यादातर, जैसे अफ्रीका है, मध्य अमेरिका है, एशिया है। इनके जो गरीब देश है वो कर्क और मकर रेखा के बीच में जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, इन उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में रहते हैं, जबकि दुनिया के विकसित देश जैसे यूएसए है, यूरोप है, जापान है, रशिया है, ऑस्ट्रेलिया है, ये सब देश शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में रहते हैं। इसलिए क्योंकि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में काम करने की दशाएं अनुकूल नहीं है, जबकि शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में काम करने की दशाएं अनुकूल है, इसलिए विषुवत रेखा के आसपास वाले देश गरीब रह गए, जबकि उन देशों ने अधिक विकास कर लिया। इसलिए आज विश्व 2 ग्रुप में बंट चुका है, एक विकसित देश और दूसरे विकासशील विकसित देश है। ये तो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में निवास करते हैं, जबकि विकासशील देश है ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में निवास करते हैं। समझ गए? तो जलवायु ने हमारे विकास को प्रभावित किया, जलवायु ने शारीरिक और बौद्धिक क्षमता को प्रभावित किया। अब हम देखेंगे कि जलवायु किस प्रकार से हमारे वनस्पति के प्रकार को, जैसे उष्णकटिबंधीय जो मरुस्थल है, इन मरुस्थल में जो वनस्पति पाई जाएगी उनकी पत्तियां छोटी होगी, छाल मोटी होगी और गूदेदार होगी, पत्तियां भी गूदेदार होगी, छाल मोटी और गूदेदार होगी, और उनका जो जड़ें हैं वो अधिक गहरी होगी, क्योंकि इस क्षेत्र में जलवायु इस प्रकार की है कि यहां पर पानी की कमी है, और पानी की कमी होने के कारण पत्तियां छोटी इसीलिए है क्योंकि जब बड़ी पत्तियां होगी तो वाष्प उत्सर्जन अधिक होगा, लेकिन छोटी पत्तियों से वाष्प उत्सर्जन कम होगा। छाल मोटी होगी तो वाष्प उत्सर्जन कम होगा, गूदेदार होगी या चिपचिपी होगी तो जल की आवश्यकता कम होगी, और जड़ अधिक गहरी है इसलिए अधिक गहराई से ये जल को सोख सकती है। इसलिए ये हर्ष कंडीशन में या विपरीत कंडीशन में भी इस प्रकार की वनस्पति जीवित रह पाती है। ये जलवायु के कारण है, क्योंकि यहाँ की जलवायु विपरीत परिस्थितियों वाली है, इसलिए यहाँ पर कंटीली झाड़ियां ही हो सकती है, कंटीली झाड़ियां अधिकतर पाई जाती है। जबकि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जहां पर तापमान और वर्षा की अधिकता पाई जाती है वहां पर चीड़, देवदार, स्पुरुष जैसे लंबे चौड़े वन पाए जाते हैं, क्योंकि वहां पर वर्षा की अधिकता है, तापमान भी पर्याप्त रूप से मिलता है, इसलिए वहां की वनस्पति का प्रकार मरुस्थलीय वनस्पति के प्रकार से अलग होगा। इसी प्रकार से शीत और शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में जो वनस्पति पाई जाती है, लाइकेन है, काई है, उनका प्रकार अलग पाया जाएगा, क्योंकि वहां पर प्रकाश का अभाव पाया जाता है, सूर्य तप का अभाव पाया जाता है, इसलिए वहां पर वाष्प उत्सर्जन की या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो पाती, इसलिए वहां पर वनस्पति का अभाव पाया जाता है। यहाँ 2-3 महीने में वनस्पति बहुत ही लघु अवधि की वनस्पति पाई जाती है। इसके अलावा जलवायु मिट्टी के प्रकार को प्रभावित करता है, क्योंकि जो मिट्टी को प्रभावित करने वाले कारक हैं उनमें क्लाइमेट, soil is depend on climate, जैविक तत्वों पर, उच्चावच पर, पैतृक चट्टान पर और समय टाइम पर।
तो ये मिट्टी के निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक में सबसे पहले किसका नाम आया? क्लाइमेट का। इसका मतलब है कि क्लाइमेट निर्धारित करता है कि वहां की मिट्टी किस प्रकार की होगी। इसके अलावा वनस्पति को प्रभावित कर लिया इसने, हमारे मिट्टी के प्रकार को प्रभावित कर लिया इसने। ये भू उपयोग प्रतिरूप को भी प्रभावित करता है, भू उपयोग प्रतिरूप को भी प्रभावित करता है। जैसे जहां पर जलवायु अनुकूल होगी, तापमान अनुकूल होगा, वर्षा अनुकूल होगी, वहां पर एक साल में दो से अधिक फसल का उत्पादन हम ले सकते हैं। लेकिन जहां पर वर्षा की कमी है या तापमान बहुत अधिक है और वर्षा की कमी है, इसका मतलब है कि वहां पर सिंचाई की जरूरत पड़ेगी। ऐसे क्षेत्रों में साल में केवल वर्षा आधारित ही फसलें ले सकते हैं। इसका मतलब है कि वर्ष में केवल एक फसल ही ली जाएगी। तो हमारे भू उपयोग प्रतिरूप को किसने प्रभावित किया है? जलवायु ने प्रभावित किया है। इसके अलावा एक विद्वान हुए जिनका नाम है C.W. वुड्रफ। C.W. वुड्रफ, क्या नाम है? C.W. वुड्रफ। C.W. वुड्रफ ने यह बताया कि किस प्रकार तापमान मानव की शारीरिक और बौद्धिक क्षमता को प्रभावित करता है, बौद्धिक क्षमता को प्रभावित करता है। C.W. वुड्रफ ने एक किताब लिखी और इस किताब का नाम है द इफेक्ट ऑफ ट्रॉपिकल लाइट ऑन व्हाइट मैन। द इफेक्ट ऑफ ट्रॉपिकल लाइट ऑन व्हाइट मैन। इस किताब में इन्होंने बताया कि जो ट्रॉपिकल लाइट है या उष्ण कटिबंध पर जो सूर्य तप पड़ता है, जो इंसोलेशन है, इनकमिंग सोलर रेडिएशन एट ट्रॉपिकल, जहां पर उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र पर जो लाइट पड़ती है उसका व्हाइट मैन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इस बुक में इन्होंने बताया कि उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में रहने वाले लोगों के पिछड़ेपन का कारण क्या है? पिछड़ेपन का कारण उन्होंने सूर्य तप को बताया, मतलब सूर्य से पड़ने वाले तापमान को। तो तापमान किसका अंग हो गया? जलवायु का। तो C.W. वुड्रफ ने तापमान को निर्धारित किया या तापमान को आधार बनाया किसी क्षेत्र के विकास के लिए। अर्थात हम यूं कह सकते हैं कि C.W. वुड्रफ ने ये बताया कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में अधिक तापमान वहां के मानव के विकास को प्रभावित करता है या मानव विकास को रोकने का कार्य करता है। इसी प्रकार हंटिंगटन नाम के एक विद्वान हुए, एल्सवर्थ हंटिंगटन नाम है इनका, एल्सवर्थ हंटिंगटन। एल्सवर्थ हंटिंगटन ने एक किताब लिखी और जिसका नाम है क्लाइमेट एंड सिविलाइजेशन, वेरी फेमस बुक, क्लाइमेट एंड सिविलाइजेशन। इस किताब में हंटिंगटन ने बताया कि 38 डिग्री फ़ारेनहाइट से 64 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच का तापमान मानव के कार्य करने के लिए अनुकूल है। इससे अधिक तापमान या इससे कम तापमान मानव के कार्य करने की दशा को प्रभावित करता है। इसलिए एल्सवर्थ हंटिंगटन ने अपनी किताब क्लाइमेट एंड सिविलाइजेशन में 38 डिग्री फ़ारेनहाइट से 64 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच तापमान को मानव के कार्य करने की दशा के अनुकूल बताया। मित्रों, मानव विकास को या मानव के हर कदम को प्रभावित करता है जलवायु। इसलिए हमें जलवायु विज्ञान का अध्ययन बड़ी गहराई से करना होगा। इसके अलावा जलवायु राजनीति को भी प्रभावित करता है।
जलवायु राजनीति को भी प्रभावित करता है। कैसे? जैसे अमेरिका में गृह युद्ध हुआ, तो अमेरिका के दो भाग है, अमेरिका का उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग। आपको ध्यान होगा कि अमेरिका में एक लंबे समय तक दास प्रथा के विरुद्ध संघर्ष चला, तो उस दास प्रथा के विरुद्ध जो दास प्रथा के स्लेव सिस्टम था, इस दास प्रथा के विरोध में जो आंदोलन चला, उस आंदोलन का कारण जलवायु में देखने को मिलता है। कहां पर देखने को मिलता है मित्रों? जलवायु में देखने को मिलता है। अमेरिका का जो ये दक्षिणी भाग है, यहां पर जलवायु अनुकूल होने के कारण और यहां की मिट्टी अनुकूल होने के कारण यहां पर कपास की कृषि की जाती थी, जबकि इन उत्तरी क्षेत्रों में भू जोत का आकार छोटा होने के कारण तथा यहां पर इंडस्ट्री अधिक होने के कारण यहां कृषि बहुत ही कम मात्रा में होती थी, जबकि उद्योग अधिक थे। अब अफ्रीका से और कैरेबिया से लोग दक्षिणी अमेरिका लाए जा रहे थे। क्यों लाए जा रहे थे? क्योंकि इन कपास के खेतों में काम करने के लिए मजदूरों की आवश्यकता थी और इन मजदूरों के रूप में, दासों के रूप में ये मजदूर लाए जाते थे। जबकि यहां पर कृषि नहीं होती थी, यहां पर उद्योग की अधिक प्रधानता थी, इसलिए दक्षिणी अमेरिका के लोग दास प्रथा के समर्थक थे, जबकि ये दास प्रथा के विरोधी थे। इसलिए यहां से आंदोलन शुरू हुआ। तो जबकि ये समर्थक है और ये विरोधी है, तो क्या होगा? गृह युद्ध होगा। तो अमेरिका का गृह युद्ध जलवायु का परिणाम है, क्योंकि यहां जलवायु अनुकूल होने के कारण ही कपास की कृषि संभव हुई। यहां जलवायु अनुकूल नहीं होने के कारण कपास की कृषि नहीं हो पाई। इसलिए यह डिसाइड करता है कि किस प्रकार जलवायु ने एक देश की राजनीति को प्रभावित किया। इसके अलावा जलवायु नियम निर्माण को भी प्रभावित करता है। राजनीति में जो हम कानून बनाते हैं, नियम निर्माण, क्योंकि यदि एक देश ऐसा है जिसका कुछ भाग ए प्रकार की जलवायु में, दूसरा भाग बी प्रकार की और तीसरा भाग सी प्रकार की जलवायु में रहता है, तो यहां पर रहने वाले लोगों के लिए बनाया गया कानून जरूरी नहीं है कि हूबहू इन पर लागू हो या इन पर भी लागू हो या इनको भी लाभ पहुंचाए। इसलिए एक ऐसा देश जहां पर जलवायुवीय विभिन्नता पाई जाती है, ऐसे देश में कानून निर्माण, एक समान कानून निर्माण करना एक देश की राजनीतिज्ञों या लीडरों के लिए, लीडर के लिए बहुत बड़ी चुनौती होती है। इसलिए जलवायु प्रभावित करती है हमारे नियम निर्माण की क्षमता को। समझ गए? अब हम बात करेंगे और कुछ इनमें जब रह गया है, तो एक विद्वान है जिनका नाम है पापाडिकस, और एक पहले नाम आया था कैंड्रू। पापाडिकस और कैंड्रू ने भी यह माना है कि किसी भी देश के विकास को और मानव के विकास को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? जलवायु है। इसका मतलब मित्रों, जलवायु पृथ्वी पर रहने वाले मानव के हर एक कदम को, मानव के हर एक अंग को, या यूं कह सकते हैं कि मानव विकास के हर एक क्षेत्र को प्रभावित करने वाला प्रमुख तत्व है। उसका नाम है जलवायु, क्लाइमेट। यह क्लाइमेट ग्रीक भाषा का एक शब्द है, क्लाइमाटा से बना हुआ है, या क्लाइमा से बना हुआ है। क्लाइमा से किससे बना हुआ है?
क्लाइमा से बना हुआ है। ये हिंदी में जल और वायु दो शब्दों से मिलकर बना है, जल और वायु, क्योंकि वायुमंडल में गैस पाई जाएगी, जल वाष्प होगा तो गैस को डिनोमिनेट करेगा वायु, वो जल वाष्प को प्रभावित करेगा जल। तो ये जल वाष्प का प्रतिनिधित्व कर रहा है जल, गैस का प्रतिनिधित्व कर रहा है वायु, तो दो शब्दों से मिलकर बन गया जलवायु। इसका मतलब जलवायु में हमारे वायुमंडल में पाई जाने वाली गैस और जल वाष्प तथा इनके द्वारा प्रभावित होने वाले हर घटनाक्रम का अध्ययन जलवायु में किया जाता है। जबकि ये क्लाइमाटा, ये हमारे ग्रीक भाषा का शब्द है जो कि क्लाइमा से बना हुआ है। अब हमें ये देखना है मित्रों कि एक शब्द है क्लाइमेट और दूसरा है वेदर। इसको मौसम कहेंगे, इसको जलवायु कहेंगे। जलवायु और मौसम में कोई फर्क है क्या? सामान्यतः जो भूगोल का छात्र नहीं है या आम लोग जलवायु और मौसम को एक ही समझ सकते हैं, इसलिए हमें इनमें अंतर करना आवश्यक है। मित्रों, कभी आपने सुना है कि आज जलवायु अच्छी नहीं है? जब कभी आपका घूमने का मन हुआ तब आपने कहा होगा कि आज मौसम बड़ा आनंददायक है, थोड़ा सैर सपाटे करके आ जाते हैं। कभी आपने ऐसा कहा कि आज की जलवायु बड़ी आनंददायी है, चलो थोड़ा घूम ले आते हैं? ऐसा नहीं कहा ना। इसका मतलब जलवायु और मौसम में अंतर है। मित्रों, जलवायु और मौसम दोनों में ही हमें समान चरों का यह अध्ययन करना है। चर जैसे तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वायुदाब, इन सब कारकों का अध्ययन करना है। इसमें भी, क्लाइमेट में भी इन्हीं का अध्ययन करते हैं और वेदर में भी इन्हीं का अध्ययन करते हैं। लेकिन मुख्य अंतर है वो है काल का। किसका है? काल का या समय का। हम यूं कह सकते हैं कि किसी विशेष क्षेत्र में एक विशेष समय में, दो शब्द आगे, विशेष क्षेत्र और विशेष समय। जैसे विशेष क्षेत्र ले लिया हमने आज जोधपुर, तो जोधपुर में आज 12 बजे तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वायुदाब, इनकी स्थिति क्या रहेगी? तो वो क्या हो जाएगा? वेदर या मौसम। तो आज 12 बजे जोधपुर का क्या मौसम रहेगा? तो वो एक विशेष क्षेत्र हो गया जोधपुर और विशेष समय हो गया 12 बजे। तो मौसम क्या है? मौसम किसी विशेष क्षेत्र में किसी विशेष समय पर जलवायु के कारकों की स्थिति को दर्शाता है। समझ गए? जैसे यूं कह सकते हैं ये क्षणिक है। इसका मतलब है कि इसमें चेंज बहुत अधिक जल्दी से आता है। जबकि जलवायु क्या है? क्लाइमेट क्या है? क्लाइमेट मौसम का दीर्घकालिक औसत है। इन मौसमी दशाओं का दीर्घकालिक औसत है। इन्हीं मौसमी दशाओं का दीर्घकालिक औसत वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल जो ऑर्गेनाइजेशन है, WMO, विश्व मौसम संगठन ने कहा है कि किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले मौसम के 31 वर्षों का औसत वहां की जलवायु को प्रतिनिधित्व करेगा, वहां की जलवायु को डिनोमिनेट करेगा। इसका मतलब यह हुआ कि विशेष जोधपुर के अंदर, या यूं कह सकते हैं, अब यहाँ हमें थोड़ा सा विशेष क्षेत्र की जगह क्षेत्र थोड़ा बड़ा लेना होगा, राजस्थान ले सकते हैं या भारत ले सकते हैं। तो भारत का 31 वर्षों का औसत देखेंगे कि 31 वर्षों में भारत की मौसमी दशाओं में क्या औसत रहा, वो हमारी जलवायु को बताएगा। जैसे भारत की जलवायु, जैसे हम कह सकते हैं मानसूनी जलवायु। इसका मतलब यह हुआ कि हमने 31 वर्षों के एवरेज को देखा, तब हमें लगा कि यहाँ पर मानसून के समय अधिक वर्षा होती है, शेष समय वर्षा नहीं होती है। इसलिए यहाँ की भारत की जलवायु कैसी हो गई? मानसूनी, जो कि दक्षिण पश्चिमी मानसूनी पवनों के आगमन के साथ में शुरू होती है और ये अंत में मानसून के परिवर्तन के साथ में ये दशा खत्म हो जाती है। तो ये क्या हो गया? क्लाइमेट। इसका मतलब क्लाइमेट और मौसम में कंसेप्ट आपको ध्यान होना चाहिए। क्लाइमेट
मौसम का औसत है, केवल इतना कहना सटीक नहीं होगा, क्योंकि हमें जलवायु में मौसम की जो औसत दशा है उनसे होने वाले जो परिवर्तन है, या हम कहेंगे कि उनसे जो वेरिएशन आता है, उन वेरिएशन का अध्ययन करना जलवायु विज्ञान के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। जैसे कि यहाँ पर सामान्यतः मानसूनी वर्षा होती है, लेकिन किसी विशेष वर्ष में यहाँ पर मौसमी वर्षा, मानसूनी वर्षा कम हुई और दूसरी जो वर्षा है वो अधिक होगी, या चक्रवातीय वर्षा अधिक होगी, तो इसका मतलब है कि ये स्टडी भी तो करनी है जरूरी है, और उसका कारण भी हमें पता लगाना जरूरी है। इसलिए केवल इतना कहना कि जलवायु मौसम का औसत है, भूगोल के विद्यार्थी के लिए ये शब्द कहना पर्याप्त नहीं है, बल्कि हमें यह कहना होगा कि जलवायु मौसमी दशाओं का औसत होने के साथ साथ में जलवायु में औसत दशाओं से होने वाले वेरिएशन का भी अध्ययन किया जाता है। लेकिन इतना ध्यान रखना, ये दीर्घावधिक है, ये अल्पावधिक है, ये बड़े क्षेत्र के लिए है, ये छोटे क्षेत्र के लिए है, जबकि कारक सेम है, इसमें भी तापमान, इसमें भी तापमान, इसमें भी आर्द्रता, इसमें भी आर्द्रता, इसमें भी वर्षा, इसमें भी वर्षा। लेकिन क्या ध्यान रखना है, छोटे क्षेत्र पर, बड़े क्षेत्र पर, कम समय के लिए, बड़े समय के लिए। ठीक है, तो ये हो गया मौसम और जलवायु के बीच में अंतर। अब आज हमने देख लिया कि जलवायु का क्या महत्व है, जलवायु में किन किन चीजों का अध्ययन करते हैं, और जलवायु मानव के विकास को किस प्रकार से प्रभावित करती है। हम अगली क्लास में जलवायु के सामान्य परिचय के बाद में पढ़ेंगे वायुमंडल क्या है, वायुमंडल का संगठन और वायुमंडल की संरचना। तो कल हम अगला लेसन पढ़ेंगे वायुमंडल संगठन एवं संरचना, एटमॉस्फेयर का अध्ययन करेंगे, जिसके अंदर उसके स्ट्रक्चर और कंपोजिशन का अध्ययन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।